नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव स्टेज। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, स्वागत है आपका। जी, जी, नमस्कार। दर्शक आज आपसे बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। तो आज दर्शक जो जानना चाह रहे हैं, लालू यादव ने कल दिल्ली पहुंचते ही ऐलान कर दिया। कल वे दिल्ली पहुंचे थे, आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होना था, जमानत भी मिल गई, अब तो और भी खुले तौर पर बैटिंग करने का मौका मिल गया है। कास्ट जो रिपोर्ट है वो सामने आई और लालू यादव ने अगली चाल चल दी, ऐलान कर दिया कि अब तो जातियों की संख्या के हिसाब से आरक्षण का दायरा बढ़ाना होगा। मतलब बिहार आगे किस रास्ते पर जाएगा, आरक्षण बढ़ेगा, यह बात लालू यादव ने कही है। नीतीश कुमार कहते हैं लालू यादव मेरे बड़े भाई हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और जो कुछ हो रहा है, चाहे वह कास्ट सर्वे की रिपोर्ट किस समय पर सामने लाया जाना है, यह सब कुछ तय कर किया जा रहा है। तो यह भी लग रहा है कि आरक्षण का दायरा जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के लिए, वह भी बहुत जल्द संभव हो जाए। इसके लिए बिहार विधान मंडल का विशेष सत्र बुला लिया जाए या फिर जो शीतकालीन सत्र है। तो आपको क्या लगता है कि यह रास्ता जो लालू यादव ने खोला, नीतीश कुमार तो तैयार ही बैठे थे, अति पिछड़ी जमात की असली राजनीति तो नीतीश कुमार ही करते हैं। यह रास्ता किधर जाएगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, 2024 पर क्या असर होगा, 2025 किस रास्ते पर देखते हैं? हाँ, ये तो है। जब लालू प्रसाद जी ने इस बात को कहा है कि मंडल पार्ट 1 में जी, अगर 52% आबादी थी पिछड़ों की, ठीक है, बाद में उसको अति पिछड़े के रूप में बिहार में किया गया। तो अब तो आबादी का जो आंकड़ा जो आया है वो है 63%। और 63% जब आंकड़ा है तो प्रतिनिधित्व तो उसके अनुसार मिलनी चाहिए। तो 63% के आंकड़े के अनुसार अगर ये प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, और भी लोग कह रहे हैं कि दलितों की आबादी भी करीब करीब 19-20% के करीब आ गई है, तो उसके अनुसार भी उनके सीट जी, बढ़ाने की बात की जा रही है कि उनका सीट भी अब बढ़ाया जाएगा, उनकी बात भी की जा रही है। तो अब ये लोग एक बड़ा दांव चलेंगे, क्योंकि इस बात को तो मानना होगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और दोनों सदनों में जो भी आरक्षण बढ़ाने का प्रोविजन इनके पास होगा वो बढ़ाएंगे। जैसे झारखंड ने किया, वो बढ़ा करके 77% अपने जी, यहाँ कर दिया है। अब ठीक है, केंद्र उसको किस रूप में मानती या नहीं मानती अलग बात है, लेकिन जनता को तो ये मैसेज दे देंगे कि जब आपकी आबादी इतनी हो जी, गई और हम आपके परसेंटेज को बढ़ा करके या उसके अनुसार हमने अनुशंसा कर दी, दोनों सदनों से यह करा दिया, उसके बाद फिर इस मामला को केंद्र अटकाए हुए है या केंद्र आपको इस अधिकार से वंचित कर रही है। तो ये दांव तो अब चलेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी, चूंकि जो आंकड़ा, हुँ, तो उसी आंकड़े पर कल आपको याद होगा शिवानंद तिवारी जी का बयान भी आ गया था कि भाई अगर इतनी जी, संख्या है तो इसके अनुसार इनकी भागीदारी तो कम मिल रही है। लालू प्रसाद जी ने तो कह ही दिया दिल्ली में जाकर के कि नहीं नहीं, अगर ये जो इनके आंकड़े अगर अब ये हो गए हैं तो इनके अधिकार और अधिक बढ़ने चाहिए या मिलना चाहिए। और शुरू में भी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। संख्या, जी, तो उस हिस्से की जी, बात, और इस बात को जब वो करेंगे तो जो उनके वोटर हैं या खास करके ओबीसी वोटर, तो ओबीसी वोटर को ये जी, खुश करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ते, हम जातीय जनगणना नहीं कराए हुए होते, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल नीतीश कुमार जी थे, लेकिन ये कहेंगे कि हमने तो दबाव बनाया। जब हम विरोधी दल के नेता के तौर पर हुँ, तेजस्वी जी थे, बार बार मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, एक उन पर दबाव बनाया, एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के मिला प्रधानमंत्री जी से, और अब जो ये आंकड़ों की तस्वीर आई है, तो इन आंकड़ों की तस्वीर में तो अब आपकी संख्या इतनी है और इसके अनुसार अब आपकी भागीदारी इतनी होगी और इसके लिए हम सदन में इसको लेकर के आएंगे, सदन से पास कराएंगे। और इस बात को भी हम लोगों को समझनी होगी कि शायद ऐसा ये मुद्दा है, इस पर सदन में भी नहीं समझते हैं कि कोई पार्टियां बहुत मुखर होकर के विरोध कर पाएगी। जैसे ही ये जातीय भारतीय जनता पार्टी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं।
मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी विरोध कर पाएगी, क्योंकि सुशील मोदी जी तो बोल ही रहे हैं ना कि कास्ट सर्वे को जी। लेकर के हम भी उतने ही मुखर थे। जब दो दो बार इसको कैबिनेट में हुँ, लाया गया तो हमने भी सहमति दी थी कि हाँ, बिहार में कास्ट सर्वे होना चाहिए। और जिस पर ललन बाबू की प्रतिक्रिया आई हम लोग सुने ही कि उन्होंने किस तरह से उनको जी। कटघरे में खड़ा किया कि इनकी क्या भूमिका थी, तो हुँ, हम लोगों के प्रयास से हुआ। तो हम समझते हैं कि सदन से ये पास करा लेंगे और इस पर भारतीय जनता पार्टी भी बहुत इफ बट नहीं कर पाएगी। कल था ना, लग रहा था ना कि 9 पार्टियों की बैठक मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जाए। लेकिन मैकेनिज्म पर सवाल उठा करके कि वो जो तरीका था उस सर्वे का, उस तरीका का मैकेनिज्म क्या था, इतना ही बोल पाए। बाकी तो उस बैठक में गए, सहमति उन्होंने व्यक्त की। तो लगता है कि अब जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने फिर राग छेड़ दिया है कि अगर ये इनकी आबादी इतनी है तो इनके हिस्से में इतना रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। अब ये एक बड़ा मुद्दा तो बिहार में बनेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। संजय जी, देखिए आपने कहा झारखंड, देखिए छत्तीसगढ़ ने भी लागू किया और आपने दूसरी बात कही कि सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हम सभी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे कि हम कास्ट जो रिपोर्ट आई है इसके पक्ष में थे, कास्ट काउंट के पक्ष में थे और कास्ट सर्वे के पक्ष में थे। लेकिन नरेंद्र मोदी को भी हमने कल सुना, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा सिर्फ 2 जातियां हैं, एक जाति अमीर की और दूसरी जाति गरीब की। तो उन्होंने, ठीक है, कहना भी सही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमीर और गरीब, तो वे कास्ट सेंसस या कास्ट गणना के खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी ने कह दिया कि हम तो इसके पक्ष में थे। तो बिहार भाजपा, बिहार की स्थितियों को देखते हुए क्या आपको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के सामने सरेंडर कर चुकी है? हाँ, बिहार भाजपा तो लग रही है। गए थे ना, डेलीगेशन तो गया ही जी। था प्राइम मिनिस्टर के सामने और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, जी। हम किसी भी तरह से इस कास्ट सेंसस में, या इसको आप सर्वे ही कहते हैं, तो हम इसके पक्ष में नहीं है। सर्वे तो केंद्र भी करा सकती थी ना अपने खर्च से कि चलिए बिहार का हम सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ही करा लेते हैं ताकि वेलफेयर का स्कीम वहां तक जाए। कहा, उन्होंने तो कहा कि नहीं, आपको कराना है आप जाके कराइए। लेकिन बिहार बीजेपी जो है वो तो उनके साथ थी, बल्कि डेलीगेशन में जनक राम थे साथ में। और बाद में जब कास्ट सेंसस हुआ तो बड़ी मजबूती के साथ इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम भी इसके पक्षधर थे। मैं भी चाहता था कि हाँ, यहाँ पर ये जो सर्वे है वो कास्ट सर्वे हो जाए। दबी जुबान से वो भले ये कहते रहे हों कि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई, लेकिन मुखर होकर के तो सुशील मोदी जी ने कहा। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही प्रमुखता से, बड़ी मजबूती से उन्होंने कहा कि कब तक आप समाज को जातियों में बांटते रहेंगे। आपको याद होगा कि 1952 में इसी तरह की बात आई थी जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। 1931 में हुआ था, 41 में उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट का दौर चल रहा था, नहीं हो पाया था। जब 52 में इसकी बात आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि हम किसी भी कीमत पर सामाजिक ताने बाने को तोड़ने नहीं देंगे। ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की बात वो करते थे, धर्म के बीच में बंटवारा करो, जातियों में बंटवारा करो, और फिर जब ये अलग अलग खेमे में होंगे तो शायद इन पर रूल करने में हमको सुविधा होगी। कल नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी और अमीरी की बात करके इस जातीय तनाव को एक तरह से कहीं ना कहीं से उनको कम किया है, डाइल्यूट किया है। अगर जो लोग भी इस बात को समझते होंगे, देखिए जाति सच्चाई है, लेकिन जाति में बटा हुआ समाज अगर अपना प्रतिनिधि चुनेगा तो मैं नहीं समझता हूं कि उससे उनके मुद्दे जो हैं बहुत मुखर होकर के प्रभावी होंगे। मुद्दे तो फिर गौण हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो लगेगा कि चूंकि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूं और इसका इतना रिप्रेजेंटेशन है, इतनी इसकी आबादी है, इस आधार पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो एक विधानसभा क्षेत्र या कोई लोकसभा क्षेत्र की बात हम लोग ले लें, अगर जातीय रिप्रेजेंटेशन के आधार पर वो चुन के आते हैं तो क्या उस विधानसभा में किसी की संख्या अधिक हो सकती है, किसी की संख्या कम हो सकती है, लेकिन क्या उसी जाति के लोग रहते हैं वहां?
या सारी जातियों के मत से वो जीतते हैं, या जिन जातियों का वोट नहीं मिलता है उसकी वजह से वो चुनाव हारते हैं। तो अगर जातियों के आधार पर बटा हुआ समाज अगर इस तरह की सोच लेकर के आगे बढ़ेगा, तो नरेंद्र मोदी ने उसी को विराम लगाने की कोशिश की कि नहीं, हमारे दिमाग में तो बस वही जाति है जो गरीब है और वही जाति है जो अमीर है। हर जाति में अमीर लोग हैं, हर जाति में गरीब लोग हैं। तो अगर जातियों में ही बांटना है तो जरा गरीबों की एक जाति बना दीजिए ना, जो हर जाति से आते हैं, ब्राह्मण से, भूमियार से, राजपूत से, यादव से, कुर्मी से, कोयरी से, अति पिछड़ा से, दलित से, हर जाति में अमीर लोग हैं और हर जाति में गरीब लोग हैं। तो जातियों के खांचे के आधार पर अब नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए तो हम चाहते थे कि जरा सामाजिक आर्थिक सर्वे भी आ जाता पटल पर। वो कह रहे हैं कि नहीं संजय जी, वो तो सामाजिक आर्थिक सर्वे की बात तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगले महीने पेश करेंगे। लेकिन एक बात से आप सहमत हुए कि नरेंद्र मोदी गरीब अमीर की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की स्थितियां ऐसी हो गई कि बिहार बीजेपी को नीतीश और लालू के सामने सरेंडर करना पड़ा। लेकिन अब हम इसके राजनीतिक पक्ष को जानना चाहते हैं कि देखिए, यह तो तय है ना कि बीजेपी हिंदू कार्ड खेलती है, वो 82% की बात करती है, और उनके सामने अब कास्ट कार्ड को ला दिया गया, जाति के कार्ड को ला दिया गया। तो अब ये जो जाति कार्ड खेलने वाले हैं, जिसमें अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हर पूरे भारत में कास्ट सर्वे होना चाहिए, तो वे हिंदू की बात करेंगे और ये कहेंगे कि देखो, तुम्हारी आबादी इतनी है, हम तुम्हारे लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये तुम्हारा दायरा बढ़ाने नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ हिंदू हिंदू खेलना चाहते हैं। अब ये बिहार, यदि हम बिहार को ही चश्मे से देखें तो बिहार में बीजेपी के 17 सांसद और उनमें से 9 सवर्ण हैं, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत और कायस्थ। इनकी आबादी 10.5%। तो नीतीश कुमार और लालू यादव तो यही खेलेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार में बिहार के 5 मंत्री, उनमें 3 सवर्ण। तो अब तो यही खेल होगा और इसका फायदा कौन उठा ले जाएगा? अब देखिए, हिंदू हिंदू कहेंगे, ठीक है, हिंदू तो आप भी, हिंदू हम भी, लेकिन हिंदू में हमारा हक कोई दूसरा ले जा रहा है, ये बातें तो उठनी शुरू हो जाएगी ना। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो तो होगा। अब तो मुसलमानों में भी जो 17% है, मुसलमानों को भी फ्रैक्चर कर दिया गया। वो रिलीजन के नहीं रह गया, उसमें भी बांट दी गई जाति में। अब सिख को रख दिया गया कि अपर कास्ट में है और बाकी लोगों को रख दिया गया, और यही पसमानदा कार्ड खेलने की कोशिश करेगी बीजेपी। तो देखिए, दोनों अपने अपने तरीके से कार्ड खेलेंगे। बीजेपी पसमानदा कार्ड खेलेगी कि भाई आपके हितों की अनदेखी हुई, और इधर जो लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी हैं, वो यहां पर हिंदुओं में जाति कार्ड खेलेंगे कि जब 63%, ये तो जोड़ रहे हैं ना कि 63% ही नहीं, बल्कि वो दलित को भी जोड़ रहे हैं 20%, कि 63% और 20% दलित। आपके हिस्से में क्या आया? अब दलितों को अगर जो आरक्षण का लाभ अभी तक मिल रहा है, वो तो 15% के आधार पर ही मिल रहा है। और ठीक आपने लोकसभा का गणित बताया, बीच में तो आया था ना, कई दलित नेता का आया था बयान कि जब हमारी आबादी 20% है तो फिर हमें रिजर्व सीट 15% के आधार पर ही क्यों, हमें क्यों नहीं 20% के आधार पर मिलना चाहिए। और ये लोग कह रहे हैं कि 63% आबादी हो गई तो 63% का लाभ हमको मिलना चाहिए और हम आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे, दोनों हाउस से इसको पास कराएंगे। जो प्रयोग छत्तीसगढ़ और जो प्रयोग झारखंड कर चुका है, तो ये जैसे ही इसकी बात करेंगे और वो हिंदू की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे, तो एक सूट किसको करता है, कौन सा मुद्दा किसको सूट करेगा? एक कहेंगे कि हम तो आप ही के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपका आरक्षण का दायरा बढ़ा देंगे, और जैसे ही आप दायरा आपका बढ़ेगा, नौकरियों से लेकर के और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्वाभाविक रूप से आपकी संख्या बढ़ जाएगी, वहां पर आप लाभान्वित होने लगेंगे, आप ही केवल लाभ में रहेंगे। चूंकि इसके वजह से नहीं कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं कि मजबूत हैं, आप उस जाति से, उस वर्ग से आ जाते हैं, इसलिए इसका लाभ आपको मिलेगा। और अगर हिंदू पोलराइजेशन में अगर आप जाते हैं तो ठीक है, हिंदुत्व के नाम पर आप गोलबंद होते हैं, लेकिन आपके हिस्से में कुछ आने वाला नहीं है। इस मुद्दे को तो भुनाएंगे
और खूब तरीके से भुनाएंगे, क्योंकि इन मुद्दों को भुनाने में राजनीतिक सफलता इनको मिलते रही है और वो सफलता का दौर है। आपको याद होगा कि 90 के पहले कांग्रेस किसी न किसी रूप में सत्ता में होती थी। 90 के बाद से लगातार लालू प्रसाद जी हों, नीतीश कुमार जी हों, मतलब ये कहा जाता है कि 33 वर्षों से नेतृत्व जो बिहार का है वो तो पिछड़ों के ही हाथ में है। अब कहेंगे कि भाई अब आपकी आबादी तो और बढ़ गई, तो राजनीतिक हिस्सेदारी आपको मिलेगी, सामाजिक हिस्सेदारी मिलेगी, नौकरियों में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी और शैक्षणिक संस्थाओं में हिस्सेदारी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये बात तो सूट करेगी। और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जैसे ही मामला ओबीसी का आएगा, बीजेपी के नेता बिहार के जो हैं वो बहुत मुखर होकर के इसका प्रतिकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी ये डर सता रहा है कि कहीं हमारे बोलने से ओबीसी का वोट छिटक न जाए। और ऐसी गलती एक बार भागवत से हो चुकी थी। मोहन भागवत ने क्या कहा था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण पर, और जैसे ही वो समीक्षा की बात हुई और 14 में किस तरह से उसको प्रसारित किया गया और जो 15 का परिणाम आया वो सबके सामने है कि 15 का परिणाम कैसे आया था। 14 का वो रिजल्ट जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था और वही 15 का विधानसभा का चुनाव का परिणाम सबके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी, बिहार की भारतीय जनता पार्टी बहुत फूक फूक करके कदम रखेगी कि ये लोग जिस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जिस मुद्दे को ये गरमाना चाहते हैं कि अगर आपकी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है जबकि आपकी संख्या इतनी भारी है, अब संख्या बल पर आप इतने ताकतवर हो चुके हैं, तो फिर हिस्सेदारी से आपको वंचित क्यों रखा जाएगा। इस मुद्दे को भुनाएंगे और ये कनेक्ट करेगा लोगों को, ये लोगों को अपील करेगा। चलिए, बीजेपी जी संजय जी, बीजेपी भी विरोध नहीं कर पाएगी, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि देखिए आज हिस्सेदारी की बात हो रही है, हकमारी की बात हो रही है। लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा ने जो हकमारी कर रखी थी। यदि हम बिहार की बात करें, पिछले 33 वर्षों से, हम पहले के वर्षों को छोड़ भी दें, तब तो लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी की सरकार ही रही। किसने रोक रखा था इनको हिस्सेदारी देने से या भागीदारी देने से, जो अचानक से बिल्कुल ये जिन की तरह निकाल ले आया गया है? कि हिंदू कार्ड का जवाब है ये हिंदू कार्ड का जवाब है। ये तो मैं कहूंगा कि हिंदू कार्ड का जवाब है। और बीजेपी भी वो लाएगी, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लाएगी। जैसे 215 जातियां चिन्हित की गई ना बिहार में, और 215 में 112 जातियां ईबीसी की निकल करके आई कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के 113 जातियां हैं। बाकी का छोड़ दीजिए, अगर हम लोग कभी किसी दिन 113 जातियों की ही समीक्षा कर लीजिए कि 90 से लेकर के 2023 तक एक लंबा कालखंड हो गया, 23 वर्षों का कालखंड। वो 23 वर्ष के कालखंड, 33 वर्षों का जी 33 वर्ष 33 वर्ष के कालखंड में इन 112 जातियों का क्या हुआ, इनका कितना कल्याण हुआ, जिनकी आबादी 36% है। इनके सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर ये कितने मजबूत हुए, ये कितने संबल हुए, चूंकि नेतृत्व तो पिछड़े के हाथ में ही है। तो जब नेतृत्व पिछड़े के हाथ में है तो फिर आखिर इनके विकास को कहां से वो कुंद पड़ गई, कैसे रोक रखे थे, क्यों नहीं इनके विकास को धार दे पाए थे। लेकिन आपके जो सवाल हैं, मैं सहमत हूं कि चूंकि हिंदुत्व को रोकने के लिए इनके पास यही हथियार था और इसी हथियार को राहुल गांधी भी प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरे देश में वो भी बोलना शुरू कर दिए है ना कि होना चाहिए। भाई आपकी सरकार तो 2 राज्यों में थी, कर्नाटका में तो अभी है, चुन के आई है, पहले वहां का सर्वे प्रकाशित करा दीजिए। और राजस्थान में ठीक है, आप चुनाव में जाएंगे, लेकिन सरकार तो आप ही की थी, क्यों नहीं आप ये कर पाए। तो हिंदुत्व कार्ड को रोकने के लिए जिस तरह से ओबीसी वोटर बढ़ रहे थे बीजेपी के तरफ, उनका रुझान बढ़ रहा था, परसेंटेज बढ़ रहा था, तो ओबीसी को कार्ड को इस्तेमाल इन लोगों ने किया था हिंदुत्व के कार्ड को रोकने के लिए। अब कल प्रधानमंत्री का जो नैरेटिव था वो बदल गया, वो गरीबी अमीरी की बात करने लगे। तो ठीक है, अब देखते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी इनके इस जातीय कार्ड को कहां तक और कैसे रोक पाते हैं। चलिए, राजनैतिक पक्ष को तो हमने समझ लिया संजय जी। हमें ये बताइए कि जब आरक्षण का दायरा बढ़ेगा ओबीसी और ईबीसी के लिए, तो इससे प्रभावित होने वाला तबका कौन रहेगा? इससे टैलेंट कहां प्रभावित होगा? क्योंकि जो वर्तमान आरक्षण नीति है, उसमें भी हम यह समझते हैं कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां आरक्षण का लाभ उठा रही है। यदि कोई डीएम साहब कलेक्टर हैं, कोई एसपी साहब कलेक्टर हैं, तो उनके बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, उनकी पोती को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन उसी डीएम ऑफिस में, उसी एसपी ऑफिस में कोई एक ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, कायस्थ, चपरासी है, पियून है, तो उसके बेटे को आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होगा। ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया है, लेकिन जो परंपरागत आरक्षण है, तो अब जो आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, उससे किन को नुकसान होने जा रहा है? और बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो तैयारी करते हैं लोग, देखिए मैं ऐसे भी मानता हूं कि बिहार में नौकरियां बहुत कम है। शिक्षक की नौकरी है, मास्टर की नौकरी है, दरोगा की नौकरी है। इसके अलावा बिहार में नौकरी क्या है? बीपीएससी से कितनी नौकरी आती है? लेकिन जैसे ही ये दायरा बढ़ाएंगे, किस क्लास को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है? और वो क्लास क्या सिर्फ घंटा बजाने के लिए बच जाएगा? हाँ, सामान्य वर्ग तो इससे वंचित हो जाएगा, क्योंकि उसके हिस्से में तो अब ना के जी, बराबर चीजें कुछ रह जाएंगी। और ठीक आपने कहा कि चूंकि वो बच्चे जी, सामान्य वर्ग में पैदा हुए हैं, उस वर्ग में नहीं पैदा हुए हैं, जी, इसलिए उससे वंचित हो जाएंगे। हम्म, और यही तो एक सवाल जाकर के रुकता है कि अगर ठीक है, जिन कारणों से भी आप पिछड़ गए थे, आपको रिजर्वेशन का लाभ दे करके और आप जो हैं उसका लाभ लिए, लेकिन फिर तो उसका लगातार आप ही लाभ ले रहे हैं, फिर तो कोई दूसरा कोई लाभ ले नहीं रहा है, बल्कि उसके दायरे बढ़ते ही जा रहे हैं। और आरक्षण एक ऐसा जिन है जिसको कोई पार्टी छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। भले एक पीढ़ी की प्रतिभा कुंद पड़ जाए, भले वो बच्चे अब निराश होकर के बिहार से बाहर का कोई रास्ता तलाशने लगे, भले वो लगे कि कहीं और ही हमारी कोई उपयोगिता हो सकती है, तो ये जो अगर दायरा और बढ़ता है, एक तो कि ऐसे ही 50% का कैप था, उसमें भी वो कहां जी, तक वो सफल हो पाते थे सबको पता है। क्योंकि सामान्य वर्ग में भी अगर कोई बच्चा जो बैकवर्ड क्लास से आता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आता है, उसके लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं था। सामान्य वर्ग में भी अगर उसके पास मेधा है तो वो क्वालिफाई करता था और उसको जगह मिलती थी। लेकिन जो सामान्य वर्ग के बच्चे होते थे, उनके पास तो वही ऑप्शन था जो बच गया था। अब उसमें भी अगर वो बढ़ाया जाएगा, रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा, तो उनके हिस्से में बचेगा क्या? अब अगर झारखंड का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जो 77% की बात कर रहा है, तो कितना बच जाता है? मुश्किल से हम समझते हैं कि 23%। अब वो 23% जी, में आप सामान्य भी हैं और वो बाकी भी सब लोग हैं जो अधिकृत हैं कि वो उस जी, परीक्षा में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सोचिए कि जब 80-20 का आंकड़ा होगा, जिस तरह से 85 की भी बात की जा रही है, तो उसमें नौकरियां सीमित, अवसर सीमित, किस तरह से कितने दिनों के इंतजार करने के बाद एक परीक्षा देने का उनको मौका मिलता है। और चूंकि वो रिजर्व क्लास में नहीं आते हैं, इसलिए उनके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो ये तो एक विडंबना है ही ना, भले वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। और जो रिजर्व क्लास में आते जी, हैं, चाहे जितने साधन संपन्न हों, जितने मजबूत हों, चाहे वो जितने उनकी पीढ़ियां उसका लाभ ले चुकी हो, लेकिन चूंकि अभी उसी वर्ग में है वो, इसलिए वो लाभ उसका लेंगे। तो ये तो आने वाली पीढ़ियों के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि फिर मेरे हिस्से में क्या? तो ये तो एक सवाल है ही ना कि उनके हिस्से में आएगा क्या? नहीं, सवाल तो है ही। और बिहार के मामले में तो हम ऐसा भी देखते हैं, देखिए झारखंड में तो कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोक दिया, लेकिन अभी आपने हाल में देखा कि बिहार में सबसे बड़ी परीक्षा हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो हमारे यहाँ तो आरक्षण का आधार बढ़ जाएगा और हमारा कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को भी हम मौका देते हैं। तो हमारा जो टैलेंट है या हमने जो मशक्कत की है, और जिस जनरल क्लास की हम बात करते हैं, देखिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आने दीजिए,
आप दिल्ली की सड़कों पर चले जाएं, आप तो गांव से आते हैं, आपको जमीनी हकीकत ज्यादा पता है, मगध से आते हैं कि जिन जातियों को कहा जाता था जमींदार जाति, जमीन के मालिक जाति, हाँ, भूमियार, ब्राह्मण, आजकल दिल्ली में 9,000 रुपए की गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी बड़ी मशक्कत है। रिक्शा खींच रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इनके लिए तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार कह रही है, जो अति पिछड़ी जमात है और पिछड़ी जमात है, वो कह रही है कि आप तो 10.5% ही, उस पर 10% आपने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले रखा है, तो आपको और क्या चाहिए? तो ये तो चाहते हैं कि उधर और भी कटौती हो जाए, तो आरक्षण बढ़ना, इनकी चुनौतियां बढ़ना। तो ये जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, उनके लिए बिहार तो और भी कठिन होगा। और निश्चित रूप से कठिन हो जाएगा। अब इनके हिस्से में जी, बिहार में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि होता जी, क्या है ना कि एक कहीं ना कहीं तो कोई पैरामीटर होना चाहिए मेरिट में, कि बच्चे अगर ये बच्चे इतने अंक ले आते हैं और वो अंक लाने के बाद वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब ये सीमा ही ये कर दी गई कि नहीं, आपको इतना लाना होगा। आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले मेडिकल में नीट से परीक्षा ली गई थी और कई सीटें यहां खाली रह गई थी और उसको नहीं भरा गया। वो जी, कहा गया कि चूंकि ये सीटें रिजर्व कैटेगरी के लिए है, इसलिए अगर जनरल क्लास के बच्चे इतना नंबर ले भी आए हैं, फिर भी उनका नामांकन उसमें नहीं होगा, चूंकि वो रिजर्व कैटेगरी के लिए है। और रिजर्व कैटेगरी के बच्चे उतने अंक भी नहीं लाए थे जो उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स थे। तो देखिए, जब मेधा को लेकर के एक इस तरह का अंतर होगा, कहते हैं ना कि भेदभाव नहीं होनी चाहिए, तो जब इस तरह का, उस बच्चे को क्या पता है भाई हम किस जाति में पैदा हुए हैं, और उस जाति में पैदा होने की वजह से हमको इस पीड़ा को झेलना पड़ेगा, और इस जाति में हम पैदा होते तो शायद हम इसका ये जो स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है, रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, उसके हम अधिकारी हो जाते। उस बच्चे को तो नहीं पता है। वो बच्चा तो उसी क्लास में, उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में, उसी टेक्निकल एजुकेशन में जाके उतना ही मेहनत से, बल्कि कुछ और मेहनत से परिश्रम कर रहा है। तो उसके हिस्से में जब नहीं आएगी तो इसको क्या कहेंगे? ये राइट टू इक्वलिटी है क्या? ये तो विषमता होगी कि नहीं, चूंकि वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता है इसलिए उसके हिस्से में वो चीजें नहीं है, और वो उसके कैटेगरी में है इसलिए उसका लाभ उसको मिलेगा, भले उसके अंदर में वो प्रतिभा हो या वो प्रतिभा नहीं हो। तो ये एक कहीं ना कहीं से एक डिस्पैरिटी, एक विषमता तो आएगी। और आने के बाद मैं नहीं समझता हूं कि जो पटेल साहब सोचते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष जिनको कहा जाता था, कि आप क्यों सामाजिक ताने बाने को इस तरह से बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। और उन्होंने साफ साफ सदन के पटल पर कहा था कि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता हूं। कोई व्यक्ति इस दुनिया में आया है तो वह मनुष्य है, वो मनुष्य के रूप में उसको जाना जाना चाहिए। हम अंग्रेजों की बात को नहीं बढ़ाएंगे कि बांटो और राजनीतिक तौर पर उसका फायदा उठाओ और राज करो। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल विजनरी नहीं थे क्या? वो चीजों को विजुअलाइज नहीं करते थे क्या? तो मैं समझता हूं कि अगर आप उनके हिस्से में कुछ नहीं छोड़ेंगे, अगर उनके हिस्से में वही अपार्टमेंट की दरबानी, वही गार्ड, वही रिक्शा चलाना, वही ऑटो से सवारी ढो करके चंद रुपए कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करना, और फिर कहेगा कि अगर हमारे अंदर में मेरिट भी है तो हम उस योग्य ही नहीं है, चूंकि उस कैटेगरी में ही मैं नहीं हूं, मेरे माँ बाप शायद इस जाति में पैदा हो गए जो अपर क्लास था, जो सामान्य वर्ग था, और उसकी वजह से हम मेधा रखते हुए भी हम उससे वंचित हो गए। तो मानसिक तौर पर तो एक विषमता आएगी, और यह मानसिक विषमता सामाजिक विषमता को भी जन्म देगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने भी जो रिजर्वेशन की बात की थी, अगर सबसे बड़े आइडियल, सबसे बड़े लंबरदार, सबसे बड़ा ऑथोरिटेरियन माना जाता है तो किनको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, अंबेडकर को। और वो अंबेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि वही हम मानेंगे। तो उन्होंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि भाई ये हमेशा हमेशा के लिए चलेगा। लेकिन अगर वो 10 वर्ष के बाद बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो ठीक है। इससे तो मैं समझता हूं कि एक वर्ग तो बिल्कुल उसको वंचित कर दिया जाएगा कि चूंकि आप उस परिवार में आते हैं,
उस वर्ग से आप आते हैं, इसलिए आपको अब उसमें भागीदारी का कोई अधिकार नहीं है, आपको किनारे लगा दिया जाएगा। और जो लोग छूटे हैं, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि पहले तो जरा 112 जातियां जो ईबीसी में आती है उनका तो कल्याण हो जाए। जो बिल्कुल एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में है कि 978 जातियां जी ओबीसी में ही ऐसी हैं जिनको आज तक रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिला। भाई पहले उनका कल्याण तो कर दीजिए, ये तो किनारे पर खड़े ही हो गए। चलिए चलिए संजय जी, इस बात को खत्म करना चाहते हैं हम, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अब बीजेपी भी बिहार में सरेंडर करती हुई दिख रही है लालू नीतीश के सामने। और दूसरी बात, राजनीतिक फायदे दिख रहे हैं महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को, क्योंकि जो नए ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें बिहार में महागठबंधन इंडिया अलायंस बढ़त लेती हुई दिख रही है। तो बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा, इन्हीं के साथ खड़ा होना होगा। इस बात के साथ आप फाइनल रिमार्क्स कर दें, फिर संवाद को समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से अर्थमेटिक इनके साथ है, जो गणित है। और जी बिहार की राजनीति जातियों के इर्द गिर्द तो तय होती ही है ना। तो जब महागठबंधन जी जाएगी और इस जातीय कार्ड को अगर ठीक ढंग से भुनाएगी, इस बात को बताएगी कि हम आपके हितों के लिए कितना चिंतित हैं, देखिए हम आपके के लिए जातीय सर्वे लेकर के आए, हम आपके लिए आगे करेंगे कि रिजर्वेशन को और बढ़ाया जाए, तो आपके लिए तो हमसे बड़ा कोई हितैषी हो ही नहीं सकता है। और इस कार्ड को पूरी तरह से भुनाएगी तो उस अर्थमेटिक में तो वो फिट बैठती ही है, और निश्चित रूप से इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए, इनकार नहीं कर सकता। आज इस बातचीत को हम यहीं खत्म करते हैं। आगे भी हम ऐसी चर्चाओं में बिहार के मुद्दे को लेकर बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जिन्होंने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें, और जो इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं पेज को लाइक करें और ट्विटर पर भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।